बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ और टॉप स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, हफ्ते का पहला रोज है, यकीनी तौर पर जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारी न्यूज़ है उनसे हम आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जो इत्तला हम तक पहुंची है वो पीसीबी के हवाले से है और पीसीबी ने यह डिसीजन लिया है कि पीएसएल को अब लाहौर में मुंतकिल कर दिया जाएगा। तमाम तर मैचेस जो कराची में होने थे उनको अब लाहौर में मुंतकिल किया जाएगा। और उसके पीछे जो रीज़न है वो सिंध हुकूमत जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आती है, क्योंकि एक केसेस की सर्ज देखने में आई है। ख़ासतौर पर कराची में केसेस बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि लॉकडाउन की तरफ सूरत हाल भी जा सकती है। मुर्जा वहाब साहब ने भी इस हवाले से कुछ कहा था। आज भी सिंध हुकूमत की मीटिंग रही इसके ऊपर। तो इसी हवाले से बात करने के लिए कि अब ये क्यों लाहौर में होंगे, क्या पूरे के तमाम मैचेस लाहौर में होंगे या और भी ग्राउंड यूज हो सकते हैं, क्या लाहौर में अगर सिचुएशन खराब हो गई तो क्या सूरत हाल होगी, इस पर बात करने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम में मधु की है, हमें ज्वाइन किया लाइव लिंक पे हैदर भाई ने। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम। हैदर भाई अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, अस्सलाम वालेकुम। जी प्लीज। अच्छा, हैदर भाई को कनेक्ट किया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको मैं बिल्कुल ये बताता चलूं कि ये बड़े कंफर्म्ड जराए से अब खबर हम तक पहुंची है कि ये हो चुका है और तमाम तर मैचेस लाहौर में ही होंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो हैदर भाई को मैं साथ रखना चाहूंगा। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हैदर भाई बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से एक्सपर्ट हैं आप। हैदर भाई बताइएगा, एक ताज़ा तरीन खबर हम तक पहुंची है कुछ जराए से, वो ये कहा जा रहा है कि जी तमाम तर मैचेस जो सिंध में होने थे, जो कराची में होने थे, उनको मूव कर दिया गया है लाहौर, जस्ट बिकॉज ऑफ जो खास तौर पे जितने भी मैचेस हैं उनको लाहौर में जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना जो हमारे पास सर्च कर रहा है कराची में खास तौर पे। तो क्या कहेंगे इस डिसीजन के हवाले से? हाँ देखिए, न्यूज़ तो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिंध गवर्नमेंट के साथ उनकी नेगोशिएशन जो हो रही थी और एनसीयूएससी भी उसमें इन्वॉल्व थी। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओमिक्रॉन वायरस जो नया वेरिएंट आया है इसका कोविड का, वो काफी बढ़ रहा है कराची में। और पॉसिबिलिटी ये है कि जब तक पीएसएल शुरू होगी जनवरी के लास्ट वीक तक, ये बहुत ज्यादा रेस कर जाएगा। तो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि पीसीबी ने इस साल जो पीएसएल 7 का जो एक ड्राफ्ट किया है शेड्यूल, वो कुछ ऐसा किया है कि उसमें जो देखने के लिए व्यूअर्स आने वाले हैं, तमाशाई आने वाले हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। वो उसमें एक फैन जोन बना रहे हैं और उससे वो फेल हो जाता। जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बेकार काम नहीं करता। तो अब ये फैसला किया है कि कराची में कोई मैच नहीं होगा बल्कि लाहौर में मैच होगा। और पीसीबी अभी अगले 2 दिन में इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर देगी कि हमने ये, और शायद हो सकता है यही वजह थी अभी तक पीएसएल का शेड्यूल जो है वो फाइनल नहीं हो पा रहा है, डेट उसकी। हैदर भाई यहाँ पे एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। कराची में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो दूसरा टॉप मोस्ट टारगेटेड सिटी कह लीजिए आप कोरोना का, वो लाहौर ही है पाकिस्तान में। वाई लाहौर? जी, आपको नहीं लगता कि लाहौर का डिसीजन बाद में फिर आपको शेड्यूल करना पड़ सकता है? देखिए जी हाँ, देखें कराची लाहौर जो है वो किसी और प्लेनेट पे तो है नहीं। बिल्कुल ऐसा। और कराची और लाहौर के बीच में इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ मेल जोल है और लोग आते जाते हैं डेली, और वहां से बहुत ज्यादा ताल्लुक है कराची और लाहौर। कोई ये तो नहीं कह सकते कोई और कंट्री है, कोई और किसी और प्लेनेट पे। तो अगर कराची में बढ़ेगा तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट आल्सो लाहौर। तो ऐसा लगता है कि अगर ये ओमिक्रॉन ज्यादा बढ़ा तो कहीं ऐसा ना हो कि पीएसएल 7 ही पूरा हिट हो जाए, और अगर ऐसा होगा तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। हैदर भाई यहाँ पे ये भी बताइएगा, जो हिट होगा आपको क्या लग रहा है कि ये दोबारा से यूएई मूव हो सकता है या बिल्कुल ही नहीं? यूएई में तो स्लॉट ही नहीं है अवेलेबल। मैं आपको बता, यूएई में तो कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा, उन्होंने बिल्कुल फाइनली सबको कह दिया है कि मैच चाहे बढ़ा दें, आगे डेट आगे पीछे करें, लेकिन वी विल नॉट गो आउट पाकिस्तान से बाहर जाके हम नहीं करेंगे। ठीक होगा। हाँ, तो यहीं पे होगी। ये हो सकता है कि ये फिर वही सिंपली जैसा लास्ट ईयर हुआ था कि कोई देखने वाला नहीं था ग्राउंड में और खाली मैदान में होता रहा। हाँ, तो कुछ ऐसा हो। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है कि जब तक ये शुरू होती है, जब तक क्या रेशो रहता है, क्योंकि अब जो अफेक्टेड पेशेंट्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, बाहर भी हैं, दूसरे मुल्कों में भी हैं। फिर प्लेयर्स आएंगे नहीं आएंगे, तो बड़ी एक डिफिकल्ट सिचुएशन आने वाली है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहैसियत फैन भी और क्रिकेट लवर भी और पीएसएल लवर ऑफ कोर्स, कराची और लाहौर के अलावा कौन से वेन्यूज हमारे पास हैं जो आपको लगता है यूज हो सकते हैं? अगर लाहौर भी ऑप्शन नहीं बचता
तो क्या कोई और ऑप्शन भी होगा पाकिस्तान में? कुछ और ग्राउंड ऐसे हैं जिसमें PSL हो सकता है? देखिए सिर्फ एक ही ग्राउंड है इनके पास, रावलपिंडी का, जिसमें फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। दूसरे ग्राउंड्स को इन्होंने अपग्रेड किया ही नहीं आज तक। ये इनको पहले सोचना चाहिए था कि अगर हम कभी ऐसी सिचुएशन हो, मैं समझता हूँ कि अगर ये मुल्तान को अपग्रेड करते, फैसलाबाद को अपग्रेड करते, पेशावर को करते, तो इनके लिए चांसेस ज्यादा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपग्रेड नहीं किया। ये हमेशा जो है वो तकिया करते रहे लाहौर पे और कराची पे, और कभी अगर जरूरत पड़ी तो रावलपिंडी। तो अब अगर लाहौर और कराची में बढ़ जाता है तो फिर क्या करेंगे? रावलपिंडी में कराएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी इनके लिए बहुत ज्यादा कि सिर्फ एक ही ग्राउंड पे कितने करा सकते। अच्छा हैदर भाई, हमें आपने एक पिक्चर देखी होगी, आपसे पहले भी एक दफा बात हुई थी जब आप पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद थे, गवादर स्टेडियम के बारे में। गवादर स्टेडियम की बड़ी पिक्चर ICC ने भी शेयर की, बड़ा उसको पसंद किया गया, लेकिन अब तक हमने वहां कोई मैचेस होते नहीं देखते हैं, इवन पाकिस्तानी मैचेस भी होते नहीं देखे। तो क्या उसको फ्यूचर में आपको लग रहा है कि वेरी सून डेवलप किया जाएगा PSL के? देखिए ICC जिन ग्राउंड्स की अप्रूवल देती है उसमें सिर्फ एक चीज ये नहीं देखती है कि उसके अंदर क्रिकेट खेली जा सकती है, नहीं, बल्कि ये देखा जाता है फैसिलिटीज कितनी अवेलेबल है। ये बड़ी अहम चीज होती है। और गवादर का जो ग्राउंड है, बदकिस्मती से वो उसमें फैसिलिटीज कोई नहीं है। उसमें ग्राउंड अच्छा है, ग्रीन है, लश ग्रीन ग्रास है, उसके ऊपर पिच भी अच्छी है, सब कुछ है, व्यू बहुत अच्छा है पहाड़ों के बीच में, और फिर यह है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू उसका एक पॉइंट है। तो लेकिन सब चीजें आप अगर कर भी लें शामिल हाल, तो आप कहाँ टीमों को कहाँ ठहराएंगे? आपके पास पेविलियन नहीं है, ड्रेसिंग रूम नहीं है, आपके पास ब्रॉडकास्ट की फैसिलिटी अगर हम वहाँ पे अवेलेबल कर दें तो आपको लगता है कि एक अच्छा वेन्यू साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए? एग्जैक्टली, फिर आप बना सकते हैं। अभी रमीज राजा ने एक बात की कि हम जो है वो पिचेस लाके डालेंगे, इससे जो है ड्रॉप इन पिचेस कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होता है। अगर आप ड्रॉप इन पिचेस के ऊपर जा रहे हैं तो फिर तो आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी ग्राउंड में जाके कहीं अच्छा मैदान मौजूद आप कर सकते हैं। तो लेकिन सिर्फ ग्राउंड जो इनफ नहीं है, बल्कि फैसिलिटीज भी आपको देनी पड़ेंगी। हैदर भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, आपने आज तमाम तर तफसीलात हमें बताई, हम तक पहुंचाई। हैदर भाई हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स स्टार न्यूज़, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और नाज़रीन ऑफ कोर्स हम टॉप स्टोरीज की बात कर रहे हैं, इसी के साथ साथ जो एक और टॉप स्टोरीज वीकेंड पे देखने को मिली, इंतहाई अफसोस के साथ, इंतहाई दुख के साथ जो खबर, जब हम सैटरडे मॉर्निंग को व्हेन वी वोक अप वी सॉ के बहुत सारे हमारे ऐसे पाकिस्तानी भाई बहन दोस्त जो शायद पिकनिक मनाने की गर्ज से मरी पहुंचे थे, वो अब हम में नहीं रहे। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अब तक जिनके कोई खबर नहीं है, जिनके सेलुलर नेटवर्क्स जैम हो चुके हैं, पता नहीं वो खा भी रहे होंगे, पी भी रहे होंगे, किस हाल में है, घर वालों से कनेक्शन मुनक़ता हो चुका है और वो बर्फ़ तले दबे हुए हैं। इंतज़ामिया कहाँ थी? क्या आवाम को कसूर है? क्या आपको चेक करना चाहिए वहाँ जाने से पहले क्या कितना ट्रैफिक है, होटल्स की बुकिंग की क्या सूरत हाल है? क्योंकि हुकूमत एक तरफ जो है वो नज़र आ रहा है कि वो शायद विक्टिम ब्लेमिंग भी इसके अंदर जो है वो करती नज़र आ रही है। लेकिन ये इसमें कसूर किसका था, आज इस पे बात करेंगे। कुछ और मजीद जो खास तौर पे जो पॉइंट्स यहाँ पे सामने आते हैं उसके अंदर जी, सबसे पहले कि वहाँ पे जो लोग थे, इमदादी लोग, उन्होंने इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले जो लोग थे वो तो ठीक, लेकिन और भी वहाँ पे जो मरी के आम जो लोग थे, जो बासी थे वहाँ के, उन्होंने आके मदद की, बर्फ़ हटाई, उन्होंने लोगों को जगाया। क्योंकि जिस तरह से वो वीडियोस आपने देखी, मैं उसको साथ चलाने की जसारत भी नहीं करूँगा और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा कि वो वीडियोस में चलाऊँ। आप यकीनी तौर पे सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे किस तरह से लोगों को जगाया गया, किस तरह से उनको बचाया गया। 23 जाने उसके बावजूद वी लॉस्ट इट। बट व्हाई वी लॉस्ट इट? आई मीन व्हाई? क्या पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि क्या जितनी भी सियाती मकाम है वहाँ पे जब आप जाते हैं तो इसी तरह मतलब जो है वो जाने ज़ाया हो जाती हैं, मतलब बगैर किसी कोई वहाँ पे जो है वो ख़ास तौर पर हमें ऐसा नहीं है कि बर्फ़ का तोदा गिरा हो या कुछ हटके हुआ हो। प्रॉपर एक रोड है, वो जैम्ड है, वो क्यों जैम्ड है, वो कैसे जैम हुआ, वहाँ पे इंतज़ामिया क्यों नहीं थी, ये बहुत बड़े सवाल है। फिर वो पूरी वाक़या होने के बाद, पूरी सूरत हाल के बाद, मरी के होटल्स में कौन करवाता है? ये एक रात का किराया जो आप वीडियोस अगर देखें तो जब पूछा गया वहाँ के सयाहों से, उन्होंने कहा जी तो 50 से 70 हज़ार हमसे मांगा गया, तो 40 हज़ार में कहीं यहाँ पे रात गुजारने का मौका दिया गया, वो भी उन तमाम जो डेड बॉडीज थी, जो तमाम लोग फंसे हुए थे, उस पूरी सूरत हाल के बाद 40 हज़ार में उनको रहने के लिए एक छत नसीब हुई मरी में। कौन इसको देख रहा है? ऑफ कोर्स बुज़दार साहब ने इसकी जिम्मेदारी लेने से मेरे ख्याल में ख़ास तौर पर वो खैर हेलीकॉप्टर में घूमते तो रहे, विजिट उन्होंने किया है, कमेटी भी बना दी गई, ये सब कुछ हो गया, वो सब आपकी नॉलेज में होगा, उसमें बात नहीं कर रहे। लेकिन व्हाई दिस हैपेंड? आई मीन व्हाट इज द सोल्यूशन? क्या मतलब इसी तरह लोग मरते रहेंगे? इस पर बात करने के लिए सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है एनालिस्ट हैं फहमीदा यूसुफी। फहमीदा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फहमीदा साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। एक बहुत ही अलमनाक वाकया आपने देखा होगा वीकेंड पे, जिसने पूरे पाकिस्तान को, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर भी जितने सियाह आते होंगे यहाँ पे, उनको उसगवार किया।
अब क्या कहेंगे, सबसे पहले तो बताएं कि ऐसे वाकये की गलती किसकी नजर, क्योंकि हुकूमत को लग रहा है कि अवाम की गलती है, अवाम को लग रहा है इंतजामिया की गलती है, तो आपको क्या लग रहा है कि एक्चुअली जो फॉल्ट है वो कहां पर है? जो सबसे पहले तो आसिफ मैं आपको ये बता दूं कि जो इनिशियल पंजाब गवर्नमेंट की जो इस पे तहकीकाती रिपोर्ट आई है, वैसे तो खैर प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर तहकीकाती कमेटी बना दी है, लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो अपनी तहकीकाती कमेटी बनाई है उसकी जो इनिशियल रिपोर्ट आई है और उसके जो सोर्सेज से हमारे पास जो आई है, जो उसका पहला जो उसका ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बताती हूँ, और वो ये है कि जो मरी रोड है उसकी 2 साल से किसी किस्म की भी कोई उसके ऊपर जो है वो काम नहीं किया गया। ठीक है, अच्छा मरी, क्योंकि आपने भी देखा हुआ होगा, बाकी लोगों ने भी देखा हुआ होगा कि मरी का एक ही खारजी जो है वो रास्ता है वहां से, और उसके जो एक वहां पर एक फ्रेंचाइज है कोई फास्ट फूड की, और वहां पर जो है बेसिकली बर्फ थी और फिसलन थी और वो नहीं हटाई गई, जिसकी वजह से भी जो है वो सिचुएशन वर्स्ट हुई। अभी इस तरफ से इसलिए ये आपको पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि हमें बात करने में ना जरा सी वो एक आसानी हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो है वो जब जो इंतजामिया है उसने जो इमदादी जो काम है उसको मतलब उन्होंने रिएक्ट बहुत लेट किया, राइट। अब जब आपके जो एसी या डीसी वगैरह होते हैं और वहां पे आपको पता है कि मरी में छावनी मौजूद है, राइट, आपको पता है वहां पे, तो उनका काम था कि वो जो है वो फौरी अगर उनको नजर आती थी ये सिचुएशन, उसी वक्त जो है वो आर्मी कॉल आउट करते, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा टाइम दिया, राइट, और वो जो टाइम दिया नेग्लिजेंस है ये। अच्छा, अब जब जो है ना इस तरफ अगर हम आए तो एक जो प्रॉब्लम हुआ वो ये था कि जब वेदर अलर्ट आ चुका था, महकमा मौसमियात की तरफ से ये कहा जा चुका था, क्योंकि देखिए आसिफ ये किसी किस्म की क्लैमिटी नहीं है, ये कोई ऐसा नेचुरल वहां पे डिजास्टर नहीं था, अल्लाह ना करे, जैसे कि फ्लड इस वक्त बलूचिस्तान में है, उस तरह का कोई मामला नहीं था कि जिसके ऊपर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती। लेकिन आप ये देखें कि आपके जो वजीर इत्तलात हैं, जो ट्वीट उन्होंने अब डिलीट भी कर दिया, वो जब ये कह रहे हैं कि मरी में 1 लाख गाड़ियां जो हैं वो दाखिल हो गई हैं और वो बहुत हमारे इकोनॉमिक इंडेक्स अप रेज हो रहे हैं, तो उन्हें उस वक्त किसी ने नहीं बताया था कि जो है वो इकोनॉमिक इंडेक्स अपरेट्स के साथ साथ वेदर भी जो है वो अपरेस हो रहा है। और अच्छा, इसमें जो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है वो जो है वो रावलपिंडी के जो कमिश्नर हैं उनकी भी बनती है, और साथ साथ वजीर आला पंजाब की भी बनती है। क्या जो है वो ये जो रेन से पहले और बर्फबारी से पहले एक पंजाब हुकूमत एक जो वो बुलाती है इजलास, क्या वो सेशन हुआ था, उसके कोई मीटिंग मिनट्स हैं हमारे सामने, कोई ऐसी उन्होंने वहां पे मेजर्स लिए थे, क्या किया उन्होंने? अच्छा, उसके बाद जो लोग जा रहे थे, जो सैयाह जा रहे थे, क्या उन तक जो है कोई प्रॉपर वेदर अलर्ट का मैसेज पहुंचा? कुछ तो नहीं पहुंचा। जब जो है वो फंस गए, जब जो है सिचुएशन खराब हो गई, उसके बाद जो है, और उस पर भी आप ये देखें कि हमारे वजीर इत्तला जो हैं उनका इस कदर इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट था कि वो वहां पे लोगों से कह रहे थे मरीके से जी आप जो है वो क्या कहते हैं मदद के लिए आए। तो ठीक हो गया। चले मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ फहमीदा साहिबा। अब खासतौर पे बिलावल भुट्टो साहब ने भी बड़ा आड़े हाथों लिया हुकूमत को इस हवाले से, नेग्लिजेंस को। कैप्टन रिटायर्ड रिजवान खान साहब दिफाई तज्जियाकार हैं, सर ने ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैप्टन साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। कैप्टन साहब आज आपको बुलाने का मकसद है कि आपने सर्व किया है, सर आपने सियाचिन पे सर्व किया है माशाल्लाह, और आप इस तरह के हालात, ये जो बर्फ से रिलेटेड जो जगह होती हैं, जो हालात होते हैं वहां पे आप अच्छी तरह वहां पे एक्सपर्ट हैं। सर बताइएगा कि ये जो वाकया हुआ ये किसकी नेग्लिजेंस आपको लग रही है? क्या ये पहली दफा मरी में, इससे पहले कभी इतनी बर्फबारी नहीं हुई थी, या पहले कभी इतनी गाड़ियां नहीं गई थी, या पहले हुकूमत दूसरी थी? व्हाट डू यू थिंक सर, वेयर द प्रॉब्लम लाइज एक्चुअली? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसको जो है ना आपको मल्टी डायमेंशनल एंगल्स के अंदर जो है वो असेस करना इसका जरूरी है। पहली चीज आपके सवाल के अंदर ही इसके जवाबात पोशीदा है। पहली चीज तो ये है कि ये इतनी बर्फबारी जो है वो 20 साल के अरसे के अंदर इतनी बर्फ स्नोफॉल जो है वो मरी में नहीं देखी गई है, नंबर 1। नेग्लिजेंस की अगर आप बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी नेग्लिजेंस जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वहां पे सबसे बड़ी नेग्लिजेंस नजर आई है, क्योंकि डीजी मैट की जो इंफॉर्मेशन थी और जो उनकी वार्निंग थी, मेरा ख्याल ये है कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने
उसको उस तरीके से सीरियस तौर पे नहीं लिया जिस तरीके से उनको प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने चाहिए थे। और जब ये स्नोफॉल शुरू भी हुआ और इसका जो कंटिन्यूस स्नोफॉल चल रही थी, अगर आप कभी स्नोफॉल रीजन्स के अंदर रहें तो आपको पता चलता है कि 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर आपको असेस हो जाता है कि 6 इंच से लेकर 1 फुट तक अगर स्नो पड़ रही है और अगर इफ इट इज कमिंग ऑन कंटिन्यूसली तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को उसके लिए प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने चाहिए थे, जबकि वहां पे मरी के अंदर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का स्नो क्लियरिंग डिपार्टमेंट मौजूद है जो कि बिल्कुल कहीं विजिबल नहीं था। अच्छा, इसके अंदर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैं इसको एनालाइज ऐसे करता हूं कि हमारी जो पब्लिक जो ट्रैप हो रही थी या जो उस तरफ बढ़ रही थी, मैं नेग्लिजेंस उनकी भी कहूंगा, क्योंकि हमारा जो डीजी मैट की इंफॉर्मेशन या वार्निंग्स होती हैं रिगार्डिंग रेन या थंडरस्टॉर्म्स या सी स्टॉर्म्स या हमारा स्नोफॉल के स्टॉर्म्स जो हैं, जनरल पब्लिक क्योंकि अवेयर नहीं होती है, उन तक कोई जराए जो हैं वो इब्लाग आमा के जराए इतलात के जराए जो हैं वो कोई रैंडम तरीके से उन तक ये इतलात बर वक्त पहुंचाने से कासिर होते हैं कि अब हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि आप यहाँ दाखिल नहीं हो। तो मैं समझता हूँ नेग्लिजेंस का जो पार्ट है वो दोनों जानिब जो है उसको बैलेंस करना जरूरी है। अवाम की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करें, इस वाकये को ऑब्जर्व करें, तो टूरिज्म के हवाले से मेरे ख्याल टूरिज्म काफी प्रमोट हुआ है। लोग जो हैं बिलखुसूस मरी और इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों के लिए जो सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट है, बिलखुसूस जो करीबी शहर हैं उनके लिए यही है, जो जितने भी गिरदोनवा के शहर हैं, वहां के लोग गर्मियों में और सर्दियों में एक एवरेज पाकिस्तानी के लिए चीपेस्ट जो एंटरटेनमेंट है वो मरी है या नथिया। अब स्नोफॉल एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आपको पता है विंटर वेकेशंस भी चल रही हैं, तो वालिदैन और अफराद जो है वो जॉब दर जॉब जो है वो मरी की तरफ मूव करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसको मैं बदकिस्मती कहूंगा कि इस स्नोफॉल के दरमियान जो लोग जिस तरीके से ट्रैप हुए, काश शायद उनको थोड़ी सी अवेयरनेस होती कि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में अवेयरनेस सर दी जाती या खुद भी आपको लग रहा है अवाम में होनी चाहिए? सर आपको क्या लग रहा है, अवाम में खुद भी इतनी कॉमन अवेयरनेस होनी चाहिए कि खुद एक दफा मोबाइल पे, सर अब तो वेदर आ रहा होता है ना, अब तो हर किसी के मोबाइल पे सामने वेदर अपडेट है, आप खुद भी निकाल के चेक कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अवाम की भी कोताही है, हमें भी थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए जहां जा रहे हैं फैमिली को लेकर? कि जहां ज्यादा कसूर तो डेफिनेटली उस एडमिनिस्ट्रेशन का कि उनको चाहिए था कि वो प्रॉम्प्ट एक्शन लेते। देखिए मरी के अंदर जो है वो आर्मी इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, मरी के अंदर FW है, आर्मी की एक बहुत बड़ी बहुत मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं। तो अगर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है वो कभी भी किसी भी वक्त जो है गैरिजन कमांडर या ब्रिगेड कमांडर्स को अप्रोच करती रहती है कि जनाब हम एक्सट्रीम कंडीशन में मौजूद हैं, आप जो है प्लीज हमारा हेल्प आउट करें। अब वो उनको कॉल भी देखें कितनी लेट कर रहे हैं, जब वो लोग ट्रैप हो गए। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का तो कसूर है ही है, लेकिन हमारी जनरल पब्लिक को का भी इसमें कसूर है कि जब आपको पता है कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस हो रही हैं, ठीक है, थोड़ा सा हमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है कि मरी टूल प्लाजा के ऊपर जो है, जो अगर आप मरी की तरफ जाएं तो वहां पे लोग जो है हजारों की तादाद में गाड़ियां जो है वहां पे मौजूद थी और ब्लॉक थी, एंड पीपल वर इंसिस्टिंग कि जी वो हादसा जो हो गया सो हो गया, रोडें अब क्लियर हैं तो हमें तो जाने दें। हाँ, दिस इज पॉइंट वो चले। ब्रिगेडियर साहब ने मैं ज्वाइन किया, ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब अहमद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब आपसे बात तो खैर अहमद खुरासानी के हवाले से मुझे करनी है, लेकिन उससे पहले मरी का मौजू है जिसपे अभी कैप्टन साहब, कैप्टन रिजवान खान साहब लबकुशाई कर रहे थे, बात आ रहे थे कि ये खुद भी रहे हैं, काफी सर्व किया इन्होंने सियाचिन वगैरह, तो बता रहे थे कि हर तरफ से नेग्लिजेंस हुई है। आप कैसे देखते हैं सर, बीइंग एन एक्सपर्ट, व्हाट डू यू थिंक, किसकी नेग्लिजेंस हो सकती है रिगार्डिंग दिस मरी इंसिडेंट? एक्सपर्ट तो खैर क्या कहें, बट एनीवे देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमें हमेशा वाकयात के बाद चीजें याद आती हैं कि यार हम ये कर लेते, ये कर लेते, ये कर लेते। हम रिएक्शनरी हैं, ठीक है, हम प्रोएक्टिव कभी नहीं हुए। हम पहले कोई काम नहीं करते, जब हो जाता है बाद में फिर अगले साल
वो इसकी मिसाल उससे होती है, गीदड़ जो होता है ना, उसकी जब बारिश होती है तो वो कहता है यार घर बनाऊंगा, तो जब बारिश खत्म हो जाती है तो फिर उसी तरह चल पड़ता है। हम भी उसी किस्म की कौम हैं बेसिकली। अच्छा, बट कमिंग टू डेफिनेटली देखें, फॉल्ट तीन बड़ी पार्टीज हैं, मैं तीनों को ब्लेम करता हूँ, नॉट पॉलिटिकल पार्टीज, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जी देखें, स्टेट जो होती है वो जिम्मेदार होती है कि वो अवाम की बहबूद का और उनकी बेहतरी का, और अगर 20 साल बाद इतनी बर्फबारी हो रही थी वहां पे तो स्टेट को पहले से रेडी होना चाहिए था। ठीक हो गया, स्टेट को आपने पहले से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और आपको ये पता भी है कि हमारी अवाम किस किस्म की है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार करते हैं। पहली तो आपकी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, दे आर टू बी ब्लेम्ड, फेडरल एंड प्रोविंशियल को ज्यादा ब्लेम करेंगे आप, फेडरल को कम ब्लेम करेंगे। ठीक है। सेकंड इज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, या जो आपकी तहसील, बिकॉज रावलपिंडी और मरी जी, हाँ जी, मरी इज नॉट डिस्ट्रिक्ट येट, कल उन्होंने उसको कहा कि इसको डिस्ट्रिक्ट बना देंगे हम। ठीक है, ये दोनों लोगों को ये समझ नहीं आती है कि ये क्यों, इसलिए कि जो शख्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को समझता है उसको पता होता है कि किस तरीके से ये कहाँ और क्या क्या इमरजेंसीज हो सकती हैं, और क्या प्री मीटिंग्स होनी चाहिए कि यार आगे बारिशें आ रही हैं, आगे स्नोफॉल हो रही है, हमने क्या तैयारी करनी है, क्या क्या करना है, उसमें बाकायदा पहले से इमरजेंसी के लिए तैयारी की जाती है। दूसरी तरफ सर हम बात करते हैं टूरिज्म को प्रमोट करने की, एंड दिस इज हाउ यू नो इंसिडेंट्स हैपन, और फिर टूरिज्म फिर पीछे सारा दब जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरी बड़ा पार्टी जो ब्लेम होगी वो मैं और आप हैं, अवाम। ठीक हो गया, जिन्होंने गाड़ियां स्टार्ट की, मुंह उठा के चल पड़े मरी के। तो क्या तीनों के तीन सिर्फ अवाम को ब्लेम करना ठीक है? सिर्फ अवाम को अगर हुकूमत कह जी तो अवाम की गलती, उनको पहले देख लेना चाहिए था जी, बर्फबारी इतनी हो रही तो क्यों गए वो? नहीं आसिफ, सिर्फ अवाम को तो नहीं, कसूर नहीं है। ठीक है, इसलिए कि देखें, अगर मरी में अगर कैपेसिटी 4,000 गाड़ियों की पार्किंग की है, तो फवाद चौधरी साहब आपको क्या सूझी, आपने कहा जी 1 लाख लोग उधर पहुंच गए, 1 लाख गाड़ियां, और 1 लाख गाड़ियां पहुंच गई हैं, और बाकी 2 लाख जो थे उन्होंने कहा चलो सामान उठाओ हम भी चलते हैं। अच्छा, दे आल्सो स्टार्टेड मूविंग टू मरी, सिंपल। देखिए, आपको वहां पर इमीडिएटली आपको जो ही पता चला कि यार गाड़ियां 5 से ऊपर हो रही हैं, तो आपको रोक अगर देना चाहिए। काउंटिंग मैकेनिज्म ठीक है, टोल प्लाजास के ऊपर है, एग्जिस्ट करता है, तो आप जो ही आपने रश बढ़ता गया, तो आप उसी वक्त इमरजेंसी मीटिंग कॉल करें, बताएं लोगों को नहीं, आपस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यार क्या किया जाए, इमीडिएट डिसीजन लिया जाए और गाड़ियां रोक दी जाए। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। देखिए, मोटर पे हम रोक लेते हैं, फॉग में मोटर पे कितना एक लिमिट तक अलाउ करें, उसके बाद ठीक हो गया। चले, मैं फहमीदा साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा। अब जिस तरह मरी को डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, मुख्तलिफ कमेटीज बन गई, व्हाट डू यू थिंक, इज इट गोना बी रिजल्टफुल, समथिंग गुड इज गोना हैपन, व्हाट डू यू थिंक, क्या लग रहा है आपको अब जो कार्रवाइयां की जा रही हैं? को हमने बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया, वो ये था कि जो वहाँ पे जो मरी की जो होटल माफिया है, उसका जो किरदार था ना, उसको भी बहुत ज्यादा एड्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी जो उसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि लोग जो है, क्योंकि बिजली नहीं थी, जाहिर सी बात है, बर्फबारी इतनी वो हो रही थी, और जो है वो इस वजह से वो बाहर आ गए, और कुछ लोगों को जो है वो होटल वालों ने क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, वॉट एवर द रीजंस आर, तो जिसकी वजह से उनको वो बाहर रात गुजारना पड़ी। तो इसको भी आपको देखें, आप उसको डिस्ट्रिक्ट बना दें, आप वहां पर नया डीसी ला के लगा दें, क्या कैसे खत्म करें माफिया को? जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे ना, आप टूरिज्म की बात करते हैं, आप मुझे ये बता दें कि क्योंकि मैं तो बाय रोड ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे जो है वो सिंध में जब मैं ट्रैवल करती हूँ, तो कोई आप मुझे बता दें कि एज अ फीमेल मेरे पास कोई ऑप्शन है, अगर जो है मुझे पब्लिक वॉशरूम यूज करना है पूरे सिंध में, कोई ऐसा मुझे आप बता दें। और दूसरी तरफ जब आप नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाते हैं, तो वहां पे भी कोई आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट एज सच उस तरह से नहीं हुई हुई है कि हम उसको ये कह सकें कि जी आप क्या करें। तो जाहिर है बचता क्या है हमारे पास, बचता मरी ही है, तो क्या करें फिर? जाहिर सी बात है, लोग जो है वो इस्लामाबाद से मरी जाना होता है, कराची से भी ये होता है, एक हमारे जहन में शुरू से ही होता है कि जी मरी चले जाएं। एक सबसे जो अभी फर्स्ट पॉइंट हमारा वही होगा, उसके बाद हम आगे घूमने जाएंगे, फर्स्ट हमने मरी पे लाजमी स्टे करना है।
जी मरी चले जाएं, मरी हमें वो होता है। तो जो आप टूरिज्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप चीजों को एड्रेस नहीं कर रहे। और बिल्कुल ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका ये कंप्लीट फेलियर हुआ है। और अगर ये रेस्क्यू, आई थिंक ये तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज बढ़ जाती हैं अगर जो है वो आर्मी रिलीफ ऑपरेशन स्टार्ट ना ठीक हो गया। होगा। चलिए मैं आपकी तरफ आपको बताऊंगा। मुझे ब्रेक पे जाना है, उससे पहले कैप्टन साहब आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये माफिया को कैसे डील किया जा सकता है? डू यू हैव एनी आइडिया ऑन दैट? सर, माफिया का डील करने का सबसे अहम जो पॉइंट है वो ये है कि माफिया मूव भी उस वक्त कर रही होती है जब वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन माफिया के साथ मिली भी होती है। ये हो ही नहीं सकता कि अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन माफिया के साथ ना मिली भी हो और माफिया उस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हो। तो मैं ये समझता हूं कि जो होटल सिस्टम है वहां पे उनको कुछ प्रिस्क्राइब्ड रेट्स डिफाइन करने चाहिए, हुकूमत की तरफ से होटल्स, 1 स्टार 2 स्टार 4 5 स्टार होटल्स के अंदर जो ना वो रेट्स हैं। इसी तरह जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो आप सूबाई हुकूमत है, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी गलती के बाद एक लेसन लर्न जरूर होता है। और ये जो इतना बड़ा सानिया हुआ है, कीमती जानों का ज़िया हुआ है, मैं ये समझता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट को और वफाक के ऊपर इसको फौरी तौर पर इकदाम उठाने चाहिए। इस माफिया ये माफिया पहले भी मरी के अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं जहां आने वाले गेस्टों के साथ जो है वो मिसबिहेव किया जाता है, रूड बिहेवियर रखा जाता है, रिजिड होते हैं। बिल्कुल और रूड किस्म के बिहेवियर्स भी बहुत रिपोर्ट हुए हैं। खवातीन के साथ बहुत सारी चीजें जो है वो रिपोर्ट होती रही हैं गाये बगाए। तो मैं ये समझता हूं कि इस माफिया को कंट्रोल, क्योंकि जो मेन माफिया है वहां पे दैट इज होटल माफिया। तो होटल माफिया को आप बाउंड कर सकते हैं कीपिंग इन व्यू देयर रेट्स, ताकि वो सर्दी और गर्मियों के 2 रेट्स को अगर आप डिफाइन करें। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मैं नहीं समझता हूं कि अगर कानून वहां पे सही है, डिप्टी कमिश्नर या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहां पे सही है, या वहां की पुलिस सही है, या वहां के बाकी इदारे जो है वो अपना काम सही है, काम जो है ना वो बखूबी सर अंजाम दे रहे हों, तो कोई भी बंदा वहां पे कोई जो ना माफिया के तौर पे उभरे। दे आर नाउ द मोनोपोली होल्डर्स बेसिकली जो है ना वो एग्जीक्यूट करते हैं कि नहीं जी अगर 25,000 देते हो तो ठीक है, नहीं जी वो बंदा मुझे 30,000 रुपए दे रहा है। तो मेरे ख्याल इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए और मौजूद ठीक हो गया। सर एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद आप तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे अहमद खरसानी के हवाले से, और उनको अफगानिस्तान में जो है वो मार दिया गया, बड़ा दहशतगर्द, टीटीपी का तर्जुमान, उस पर बात करेंगे क्या फर्क पड़ेगा इससे। लेकिन ऑफ कोर्स एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर मैं वापस आ चुका हूं और एक बड़ी खबर अभी कुछ ही घंटों कबल जो हमें कॉन्फर्मेशन मिली अफगानिस्तान से, उसमें दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मारा गया। ये वो शख्स है जो अभी कुछ अर्सा कबल भी प्लान कर रहा था पाकिस्तान में मजीद अटैक्स का, जिसके बारे में शायद अपडेट्स मौजूद थी ऑलरेडी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास, और कहा गया है कि ये अभी मजीद कार्रवाइयां जो होने वाली थी पाकिस्तान में उनका मास्टरमाइंड भी हो सकता है। इसी के साथ साथ ये वो शख्स है जो तर्जुमान था टीटीपी का, और ये तमाम जितने भी धड़ हैं, बिकॉज टीटीपी के बहुत सारे धड़ हैं, उन तमाम धड़ों में एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा था कि सबको एक जगह पर मुत्तहिद किया जाए। लेकिन अफगानिस्तान में आज मीरान शाह में जो दहशतगर्दी का जो मरकज था वो भी चला रहे थे, ये खास तौर पे बड़ा मेन एक यूनिट है मीरान शाह, उसके भी मास्टरमाइंड थे, लेकिन इनको आज हलाक कर दिया। मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे आगाज करूंगा, इसहाक अहमद साहब प्लीज इस पर जरा बात कीजिएगा। इस पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं सर, आपको हमेशा मैं साथ रखने की कोशिश करता हूं जब भी अफगानिस्तान की बात हो, बिकॉज ऑफ योर ग्रेट नॉलेज माशाल्लाह। हाउ डू यू सी दिस सर, ये कैसे हो गया सारा? क्या इसके अंदर भी हमारी इन्वॉल्वमेंट भी है? व्हाट डू यू थिंक एंड हाउ दिस हैपेंड? डिटेल अभी तक एक तो आसिफ क्लैरिटी अभी तक ये नहीं आई है। आपको क्या लग रहा है कि ये देखें, टारगेट तो था, टारगेट इसलिए था कि ये उनकी जो टॉप टीयर का जो टीटीपी की टॉप टीयर का हिस्सा था, और स्पोक्स पर्सन था, आजकल स्पोक्स पर्सन था। और इसको प्रोबेबल लोकेशन जो आ रही है वो आ रही है ईस्टर्न अफगानिस्तान की, नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान, वहां पर, ठीक है। ये रहने वाला बेसिकली तो ये नॉर्दर्न एरिया साइड पे था, इसको बल्ती के नाम से जानते थे, ठीक है लोग। ये यहाँ से फिर वो अजरबैजान की वजह से भागकर अफगानिस्तान चला गया था, उन्हीं लोगों में से। हाँ,
जी हाँ, ये वही लोग हैं। देखें, पीटीपी की लीडरशिप जो है वो चली गई थी अफगानिस्तान जब हमने ज़रब शुरू की थी, ठीक है, और टॉप लीडरशिप में से फिर वहाँ पर हमने कुछ अमेरिकन के साथ मिलकर, कुछ हमने इंडिपेंडेंटली, बिकॉज अफगान हुकूमत हमारी उस वक्त मदद नहीं कर रही थी। उस वक्त ये जो दो बड़ी गवर्नमेंट गुजरी हैं, करजई साहब की और गनी साहब की, वो हमें टेररिज्म में हमारी मदद नहीं कर रही थी, ना उनकी इंटेलिजेंस हमारी उस तरह की मदद कर रही थी। लेकिन अमेरिकन ने कुछ जगहों पर हमारी मदद की और कुछ जो HVTs थे, हाई वैल्यू टारगेट्स, उनको एलिमिनेट हमने खुद भी किया और कुछ अमेरिकन ने ड्रोन्स के थ्रू भी किए। ठीक है। फिर ये जो अभी हुकूमत आई है अफगानिस्तान में, इस हुकूमत से चूंकि इन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली TTP वालों कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ काम बंद करें, और हम फैसिलिटेट भी कर रहे थे जो नेगोशिएशन पीस की तरफ लेके जाना चाह रहे थे। हालांकि उसका रिजल्ट अभी तक तो कुछ नहीं निकला, जो होना था वो भी खत्म हो गया। जी हाँ, लेकिन TTP के जो कि बहुत सारे धड़े हैं, एक ये समझने की जरूरत है, बहुत सारे धड़े हैं जिनको इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। ठीक है। अब ये कोशिश कौन कर रहा है, ये एक अलग मौजू है, जिसके ऊपर कभी बात करेंगे। लेकिन एक आध स्पोक पर्सन उन्होंने रखा होता है, जिस तरह एहसानुल्लाह एहसान हुआ करता था, फिर अभी भी वो शाहिदुल्लाह शाहिद के बाद मेरे ख्याल में इन्होंने जगह संभाल ली। जी हाँ, ये तो ये एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थी। एक उनके लिए वो कहते हैं मोरल लूजर एक्टिविटी है, और जो पॉजिटिव चीज ये है कि इनकी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास, और अगर हम कहें कि अफगान हुकूमत के साथ मिलके हमने काम किया है, जिसकी अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। मैं ये क्लैरिटी थोड़ा लेना चाह रहा था। चलें, ठीक हो गया। मैं ब्रिगेडियर साहब ने हमें ज्वाइन किया, सैद साहब ने। ब्रिगेडियर सैद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर सैद नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, एक बड़ी खबर आई है अफगानिस्तान से। अहमद खरासानी जो कि तर्जमान TTP और बहुत खतरनाक मास्टरमाइंड पाकिस्तान में अटैक्स के पीछे, उसको मार दिया गया। कैसे देखते हैं सर, आपको क्या लग रहा है कि ये कार्रवाई कैसे हुई होगी? कोई खबर आप तक पहुंची हो, उस हवाले से प्लीज आगाह कीजिएगा। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया। जहां तक जी सर, प्लीज कंटिन्यू। जहां तक इस खबर का ताल्लुक है, तो जाहिर है कि निगराहार सूबे में पहले भी तालिबान TTP जो था, और इसके अलावा जो दाइश है, उनकी मौजूदगी काफी प्रोनाउंस्ड है और बहुत ज्यादा है। और कुनर का इलाका और जो निगराहार है, ये उनका गढ़ है। और यहाँ पर जो अमेरिकन फोर्सेस थे, उनके साथ भी इनकी झड़पें होती थी, और साथ साथ तालिबान के साथ भी होती थी। और तालिबान को पता है कि इनके गढ़ कहाँ पर है, कौन उनका लीडर है, और किस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं। अब बात ये है कि इसको ऐसे मौके पर टारगेट किया गया है। जाहिर है कि दो चीजें हो सकती है। एक तो ये है कि जिस तरह पहले भी इसके एक लीडर पर हमला किया गया था, जिसको ड्रोन के साथ जोड़ा गया था, आया वो ड्रोन अमेरिका का था या पाकिस्तान का अमेरिका भी हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान में तो कोई ड्रोन उड़ाने वाला या उसको ऑपरेट करने वाला नहीं है। अब इसका भी खबर सामने आ जाएगी कि किस तरीके से इसको टारगेट किया गया था ये, लेकिन ये टारगेटेड लिस्ट में था। और ये इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन है कि वो तालिबान ने किया हुआ है या कुछ इंफॉर्मेशन पाकिस्तान ने उनके साथ शेयर किए हैं। इसलिए कि पाकिस्तान ने जो लिस्ट दी थी तालिबान को कि मोस्ट वांटेड उनमें नाम था, तो उसमें इसका भी खालिद बल्ती जो बलूचिस्तान का रहने वाला है, और ये मौलवी फजलुल्लाह का भी राइट हैंड मैन था। और ये तब से दहशतगर्द कार्रवाइयां भी कर रहा था जब ये मीरानशाह में था, और उसके बाद ये स्पोक्समैन भी बना हुआ था और शाहिदुल्लाह महसूद के साथ भी मिलकर इस किस्म के टारगेट को यकीनी तौर पर ऐसे मौके पर उड़ा देना या उसको रिमूव करना, मेरे ख्याल में कि तालिबान के लिए TTP जो एक टेस्ट केस के तौर पर बताया जा रहा है कि दुनिया के सामने वो साबित करे कि वो इनके खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे तो दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी उनको इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये टेस्ट केस का पहला
टारगेट है, पहला टारगेट है और ये उन्होंने अचीव कर लिया। लेट्स से दैट। राइट सर। सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। फहमीदा साहबा, आप क्या कहेंगे? आप लिखती भी हैं इस हवाले से, अफगानिस्तान की सूरत को आपने पूरा कवर किया, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप लिखती हैं। कैसे देखती हैं आप इस हलाकत को? व्हाट डू यू थिंक? क्या बिग बेनिफिट होगा पाकिस्तान को, और ये कार्रवाई आपको किसकी नजर आ रही है कि कौन इसके पीछे हो सकता है? अब इसको आना इसकी बाकी है, जैसे कि आपके एनालिस्ट भी ये कह रहे हैं कि अभी इसकी डिटेल्स आना बाकी है। बहरहाल हाई टारगेट तो वो था, और जाहिर है कि एक हाई प्रोफाइल टेररिस्ट जिसको जो है वो पाकिस्तान को वो मतलूब भी था, और ये स्ट्रेटेजिक एक मैसेज भी है, ये मैं आपको बता दूं। डिस्पाइट द फैक्ट इस वक्त अभी मैं कोई ये नहीं कह सकती कि ये कार्रवाई किसकी जानिब से की गई है जब तक प्रॉपर डिटेल्स नहीं आ जाती, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी है जिस दिन से ये कहा गया था कि जो है वो अब हम टीटीपी से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसके बाद से भी ये एक्सपेक्टेड था कि इस तरह की कुछ खबरें जो हैं वो हमें अफगानिस्तान से और हमारे जो फतह एरियाज हैं वहां से इस तरह की खबरें हमें ये इस तरह के जो रहते हैं दहशतगर्द, उनके हवाले से कुछ अच्छी खबरें हमें मौसूल होंगी। तो ये देखें, ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक मैसेज है इस वक्त की जो सिचुएशन है अफगानिस्तान की, और स्पेसिफिक जो सिचुएशन आपकी आउटसाइड है इंडिया, तो ये एक मैसेज भी है। तो मैं तो इसको बहुत उससे एक एनालिस्ट की नजर से इस तरह से भी देख रही हूँ। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि ये जो है वो टीटीपी के लिए, और क्योंकि उनके बहुत सारे धड़े हैं ये, और ये तो बड़ा ये जो मेन रोल प्ले कर रहे थे उनको कोशिश आपस की में जा रही थी, उसमें भी एक बहुत बड़ा डेंट है, और ये एक जो है वो बड़ी कामयाबी कही जा सकती है कि ये खबर हमें वहां से मौसूल हुई। ठीक हो गया। कैप्टन साहब, कैप्टन रिजवान साहब, सर कैसे देखते हैं आप इस हलाकत को? कार्रवाई किसकी लगती है, और क्या लग रहा है आपको अब इस हलाकत के बाद क्या कोई रिएक्शन आएगा, या आपको लगता है कि कुछ मजीद सुकून हो जाएगा कुछ अरसे के लिए? कैप्टन रिजवान साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्लीज चेक कीजिएगा। हेलो जी कैप्टन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आपने सवाल जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। देखिए, एक चीज बहुत वाज़ेह हो चुकी भी है कि टीटीपी कुछ धड़ों के अंदर तकसीम है, और कुछ धड़े ऐसे हैं जो वाकई ही तालिबान की बातों को फॉलो कर रहे हैं, और जो मेजर इनके एग्रेसिव धड़े हैं वो कुनड़ के अंदर बैठकर ऑपरेट करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस हलाकत की वजह से डेफिनेटली जो पाकिस्तान का स्टैंस रहा है कि हम इनके साथ अब मजीद कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इसको बड़े ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे देखना पड़ेगा। इसमें तालिबान का रोल भी, तालिबान का रोल जो है अफगानिस्तान के अंदर टू प्रूव देमसेल्फ कि जनाब वो दहशतगर्दी के खिलाफ काम कर रहे हैं, और नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी थी उसका मेन हब तो टीटीपी पाकिस्तान ही थी। तो तालिबान का स्टैंस भी इसमें सामने आ रहा है। एट द सेम वेरी टाइम मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। माय सीनियर्स आर कमेंटिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की भरपूर कोशिश होगी कि ऐसे तमाम टारगेट्स को जो है वो एलिमिनेट करने की भरपूर कोशिश की जाए, जिनकी वजह से पाकिस्तान हमेशा से डिस्टेबलाइज होता रहा है। तो होपफुली इसका रिएक्शन जरूर हो सकता है, और मैं समझता हूँ कि जो हमारे काउंटर टेररिज्म के इदारे हैं जो इन सारी अफेयर्स को लुक आफ्टर करते हैं, वो इस चीज को एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी तरफ से कुछ रिटेलिएशन जो है वो जरूर हो सकती है। राइट सर, ठीक हो गया। ब्रिगेडियर इसहाक साहब, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी कैप्टन साहब भी बात कर रहे थे। व्हाट डू यू थिंक सर? Of course, I like your comments, the way you see things, the way you foresee things, what's going to happen in future. What do you think? Reaction आएगा सर, या कुछ अरसे के लिए खामोशी होने वाली है? नहीं, नेचुरल है, रिएक्शन आएगा। ओके। हाँ, ये डिफरेंट है कि वो किस क्वांटम का आएगा। ये उनकी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है, क्या वो इस काबिल हैं कि कोई बड़ा हमला कर सकते, कोई बड़ा। लेकिन अफगानिस्तान में तो आपने याद है, आपसे पहले जब बात हुई थी, जब इस हवाले से आपने कहा था ये अब बहुत कॉर्नर्ड हो चुके हैं, ये अब उस तरह आजादी से कार्रवाई नहीं कर सकते जिसमें पहले कार्रवाई कर लेते थे। बड़ा मुश्किल है इनके लिए कार्रवाइयां करना। नहीं, वो तो कॉन्स्टेंट वो तो फैक्टर रहेगा ना। तो इसी वजह से देखें, कैपेबिलिटीज जो लो हुई हैं, उनकी वजह वही है कि उनका शेल्टर और उनकी सपोर्ट खत्म हुई है ना अफगानिस्तान से। लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा है। प्रेशर इस तरह पड़ा है कि जो
अफगान हुकूमत है आज की, तालिबान जिसको हम जानते हैं, उस हुकूमत ने भी इनको बड़े कैटेगोरिक टर्म में कुछ चीजें कन्वे की, ठीक है। और उनमें यही एक चीज है कि आप सपोर्ट बेस का खत्म वहां पर, उसका तालिबान भी अब इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरे पास जो इनपुट है उसके हिसाब से, इसलिए जो रिएक्शन होगा वो देखें, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह के पिछले जब से तालिबान आए हैं, मेरा ख्याल है कोई सुसाइड अटैक इस तरफ अभी तक नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र। और अल्लाह करे कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज से बची रहे, हमारी आवाम से बची रहे, इंशाल्लाह करें। तो इसका मतलब ये इंडिकेटर होता है कि जी उनके पास कुछ शायद कटेल हुई उनकी चीजें, उसको देखते हुए। लेकिन ये कहना कि वो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो नहीं, हमें अभी अपने जो गार्ड्स हैं उनको मजीद स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक हो गया। स्ट्रॉन्ग इसलिए करना पड़ता है कि बिकॉज रिटेलिएटरी जो होता है वो रिटेलिएटरी में एक चीज ये भी होती है कि गलती ज्यादा होती है रिटेलिएटरी में, तो उनके चांसेस ये हैं कि अभी उनके कुछ लोग शायद पकड़े भी जाएंगे। बिकॉज वो मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अब देखें एक बड़ा मेन उनका जो फर्द है वो अब नहीं रहा, आपको क्या लग रहा है कि अब थोड़े वीक होंगे और मजीद उनकी कुछ हलाकतें हो सकती हैं? कोई बड़ा लीडर जाने के बाद ऐसा इम्पैक्ट तो होता ही होगा ऑफ कोर्स, जब आप वैसे कॉर्नर हो चुके हैं। लेकिन होगी, बिल्कुल होगी। देखें, हमारी जो जंग है वो बड़ी क्लियर है, राइट सर। जो पाकिस्तान आर्मी की और सिक्योरिटी फोर्सेज जो लड़ रहे हैं उनके टारगेट बड़े क्लियर हैं अभी, राइट सर। और जो स्पेस कर्टेल हुई है ना, जो मैं कह रहा हूँ कि उनके पास वहाँ जगह कम हुई है, उस जगह की कमी की वजह से हमारे पास एडवांटेज बढ़ गया है। पहले हमारे पास एडवांटेज कम था, इसलिए कि अफगानिस्तान में हमारी उस तरह की सपोर्ट बेस नहीं था। अभी हमारे पास थोड़ा सा बेहतर सपोर्ट बेस हुआ है अमेरिकन के और इंडियन के वहां से निकलने के बाद, और वहां पर और टेररिज्म खत्म होने के बाद, ठीक है। अभी वो सपोर्ट बेस चूंकि कम हुआ है, हमारा बढ़ गया है, इसलिए हम लोगों को एज है उनके ऊपर। अभी हम लोग पहले से ज्यादा स्ट्रांग हैं और हम ज्यादा बेहतर तरीके से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी कर सकेंगे और अफगान हुकूमत के साथ मिल के भी कर सकेंगे। ये भी दिमाग में रखने वाली बात है, बिकॉज ये हमारा फ्यूचर स्ट्रेटेजी में भी और अफगानियों के लिए, अफगान हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज उन्होंने जो दोहा अकॉर्ड है उसको सामने रखते हुए अपनी जमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की बिल्कुल गारंटी दी थी। बिल्कुल सर। ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब, सर कैसे वाइंड अप करेंगे? ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब जी, पहले बात तो ये कि सर मेरे ख्याल में कि तालिबान की हुकूमत आने के बाद टीटीपी की एक बड़ी लीडरशिप जो कि खुरासानी की सूरत में था वो रिमूव हो चुका है। तो इससे लगता है कि टीटीपी के खिलाफ अफगानिस्तान में कार्रवाइयों ने शुरुआत हुई है और तेज हो जाएगी। ये शुरुआत दो किस्म के इशारे दे रहे हैं कि उनमें जो रिकंसाइलेबल है वो तो शायद मेरे ख्याल में कि अमन का रास्ता इख्तियार करेंगे, और जो नहीं है तो फिर तालिबान की तरफ से भी ये मैसेज है और पाकिस्तान की तरफ से भी मैसेज है कि दोनों के जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है उस ताल्लुकात को खराब करने की बजाय इन लोगों की कुर्बानी या उन पर जमीन तंग करना दोनों मुल्कों के मफाद में है। अगर ये कोई जॉइंट ऑपरेशन है या इंटेलिजेंस शेयरिंग है तो इस तरह मजीद हो सकती है, और जिसके जरिए उनके नॉन रिकंसाइलेबल एलिमेंट जो है और स्पेशली जो लीडरशिप है अब उसको रिमूव किया जा सकता है। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आता है, वो रिएक्शन आएगा जरूर, क्योंकि ये इस तरह के अपने मोराल के लिए या बदला लेने के लिए इस किस्म की कार्रवाई तो उसमें वो ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगे। और जितना अभी वो अफगानिस्तान में हरकत करते हैं तो उसमें हमारे साथ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग और उनके खिलाफ कार्रवाइयां करना आसान होगी, क्योंकि वहां पर एक कभी
फ्रेंडली हुकूमत है, हॉस्टाइल नहीं है। एक है। दूसरी बात यह आ जाती है कि जब लोकल्स हैं वहां पर, अब वो लोकल्स भी उनको उस तरीके से Accept नहीं करते। या उस तरीके से Very true। facilitate नहीं करेंगे। Very well और put। तीसरी बात की फंडिंग कम हो चुकी है, फंडिंग कम हो और चुकी साथ है। साथ उनकी भी जो टारगेट एक्विजिशन के जो एलिमेंट्स थे वो भी महदूद हो चुके हैं। चलें। तो मैं समझता हूं कि उनके लिए रास्ते महदूद हो जाएंगे। चलिए, सारे तमाम तर पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं और फैक्टर्स जो हैं पाकिस्तान की तरफ हक में हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग आई थिंक कि पाकिस्तान अच्छी तरीके से तमाम सिचुएशन को कॉप अप कर रहा है और ये आगे इंशाल्लाह ताला मजीद एलिमिनेट होंगी चीज़ें। आज के लिए इतना ही कोशिश की तमाम टॉप स्टोरीज को आज के प्रोग्राम में जितना कवर कर सकें कवर किया। कल इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।